नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, मैं फिर वही पुस्तक क्रमशः आपके पास लेके आ गया हूँ, आदि निवासियों की पहचान, जो पेरियार ललई सिंह यादव ने लिखी थी। तो क्रमशः जब पिछला वीडियो जहाँ पर मैंने छोड़ा था उसी के बाद आगे से शुरू कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में प्रश्न कौन से होने वाले हैं जो पेरियार ललई सिंह यादव जी को जवाब देना है, और आदि निवासी जो हैं इसमें वो जो सवाल पूछेंगे उनसे। आर्यों ने इस महान सैंधव भूमि मतलब भारत भूमि पर वर्चस्व कैसे स्थापित किया, एक सवाल ये होगा। फिर अगला सवाल होगा जो बड़ा महत्वपूर्ण है और आप इसे तो पूरा उत्तर जरूर देखेंगे। आर्यों ने भिक्षा मांगने जैसी प्रथा से कैसे भारत भूमि पर राज किया, ये आपके लिए बड़ा रोचक प्रिय विषय होगा। फिर आर्यों की राजनीतिक पुस्तक कौन सी है, फिर आर्यों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है, फिर आर्यों का सबसे क्रूरतम नेता कौन हुआ, उसके बाद मनु महाराज ने मनुस्मृति नीति ग्रंथ में क्या लिखा, फिर शूद्र अतिशूद्र कौन है, शूद्र अतिशूद्र और स्त्रियों को विद्या प्राप्त करने के अधिकारों से आर्यों ने क्यों सदा से वंचित रखा। साथियों, सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं और बड़े ही विचारणीय है, और पेरियार ललई सिंह यादव क्रमशः कैसे इसका जवाब देते हैं। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें और सुने कैसे ये सवाल जो अभी आपने सुने इनके उत्तर कैसे आते हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो सवाल है, आर्यों ने इस महान सैंधव भूमि मतलब भारत भूमि पर वर्चस्व कैसे स्थापित किया। साथियों, ये बड़ा सोचने का विषय है। यानी आर्य जो यहाँ पर आए और वर्चस्व अपना बना ले गए भारत की भूमि पर, और हम लोग यूं ही कहें कि टकटकी बनाकर देखते रहे और वो लोग कब्जा कर गए। तो पेरियार ललई सिंह यादव इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि आर्यों ने भिक्षा, चोरी, जुआ, शराब आदि द्वारा यहाँ के आदि निवासियों के अर्थ, धन आदि को हड़पना शुरू किया। साथ ही यहाँ वर्चस्व होने पर आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को वर्ण और जाति व्यवस्था जैसा विधान बनाकर उन्हें बांटना और बिखेरना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ के मूल निवासी सदा असंगठित हो गए, जिसका फायदा उठाकर आर्यों ने भूमि अधिग्रहण अभियान चला दिया, जिसे वे यज्ञ के माध्यम से अंजाम देते थे। आर्यों की अनेक यज्ञों में एक अश्वमेध यज्ञ होता था। इस अश्वमेध यज्ञ में यूरेशिया से लाए गए किसी एक मजबूत घोड़े को आर्य खुला छोड़ते थे। वह दौड़ते दौड़ते जिस भी कबीले, जन क्षेत्र, जनपद आदि को पार कर जाता था, आर्य वहां तक की भूमि को अपने साम्राज्य में जीता हुआ मान लेते थे। लेकिन जिस भी कबीले का सरदार अपने अधिकार या राजा क्षेत्र अर्थात साम्राज्य भूमि की सीमा पर उस घोड़े को रोक देता था, उस सरदार या राजा से भूमि हड़पने के लिए आर्य युद्ध शुरू कर देते थे। उस भूमि को जीतने के लिए अनेक हथियार और छल बल को अख्तियार करते थे। इसी तरह अन्य यज्ञों में आर्य अधिक से अधिक भूमि और पशु आदि वस्तुओं को दान में मांग लेते थे। तरीका बहुत अच्छा था अमीर बनने का। यानी आप अपने किसी अच्छे कार्य को कराने के लिए अगर दान बता दिया कि अपने पिताजी को खुश करने के लिए स्वर्ग में आपको थोड़ी सी जमीन दान करनी पड़ेगी, तो आप पीछे नहीं हटेंगे। तो यही प्रथा थी जो आपको धीरे धीरे आपको गरीब बनाती चली गई और आप भूमिहीन हो गए। और आपके पिताजी को वहां पर दूध खाना है तो आपने भैंस दान कर दी, इस तरह आपकी भैंस चली गई। तो आदि किसान जो इसमें है फिर पूछ रहे हैं, आर्यों ने भिक्षा मांगने जैसी प्रथा से कैसे भारत भूमि पर राज किया, इसके बारे में कुछ बताइए। तो पेरियार ललई सिंह यादव कहते हैं, कुछ धन और राज्य भिक्षा से, कुछ चोरी से और अधिक से अधिक छल के बल से अपने अधिकार क्षेत्र में इन्होंने मिला लिया। जैसे आदि निवासी राजा बलि के राज को आर्य ब्राह्मणों ने एक ब्राह्मण के साथ मिलकर बामन का कथित रूप धारण कर छल के बल से संपूर्ण राज्य ही हड़प लिया और उसकी हत्या भी कर दी। ये तो आपसे छिपा नहीं होगा, इसके बारे में आप सभी जानते भी होंगे। फिर अगला सवाल है जो कहा आदि निवासी ने, आर्यों की राजनीतिक पुस्तक कौन सी है, ये बताइए। ये बड़ा पेचीदा सवाल है। तो क्योंकि पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, तो राजनीतिक पुस्तक कौन सी है। तो पेरियार ललई सिंह यादव ने कहा
मनु द्वारा गढ़ा गया स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति ही आर्यों की राजनीतिक पुस्तक है। गीता, महाभारत आदि भी हैं। फिर अगला है कि आदि निवासी ने पूछा, आर्यों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है पेरियार जी? तो पेरियार ललई सिंह यादव बोले, वेद, पुराण, स्मृति, रामायण, गीता, महाभारत, रामचरितमानस आदि इनकी धार्मिक पुस्तकें हैं। फिर अगला सवाल आदि निवासी ने यहां से पूछा ललई जी से कि आर्यों का सबसे क्रूरतम नेता कौन सा हुआ। तब ये सवाल बड़ा ही मतलब पेचीदा है, बड़ा ही सेंसिटिव है, क्योंकि भाई बहुत पोल खुलने वाली है। फिर पेरियार ललई सिंह यादव ने कहा, आर्यों का सबसे क्रूरतम नेता मनु हुआ। मनु ने भारत भूमि के आदि निवासियों को सभी मानवीय अधिकारों से वंचित करने और इस देश की पूंजी, धन और सत्ता को हड़पने के लिए मनुस्मृति लिखकर विधिवत विधान बना दिया, जिसमें यहां के मूल निवासी आदि निवासियों को शिक्षा, सम्मान, ज्ञान, धन, संपत्ति आदि सदा से वंचित रखने की बात की है और लिखी हुई है। किसी भी नस्ल या वर्ग की 2-3 पीढ़ी को शिक्षा से काट दीजिए, उसकी अगली पीढ़ी अज्ञानता के अंधकार में जन्मेगी, जो पूरी तरह मूर्ख, जड़ और मानसिक गुलाम होगी। यही किया आर्यों ने आदि निवासियों के साथ, जिससे मानसिक गुलाम मूल निवासियों को नियंत्रित, संचालित करना एकदम आसान हो गया। साथ ही उनके जन्मना श्रम कार्य निर्धारित कर दिए। यहीं से जाति साफ साफ निर्धारित हो गई। मनु ने उसे लिखित रूप से बांध दिया। फिर अगला सवाल आदि निवासी ने महाराज पेरियार ललई सिंह यादव से पूछा, तो क्या है? मनु महाराज ने मनुस्मृति नीति ग्रंथ में क्या लिखा है? फिर ललई सिंह यादव ने जवाब दिया, मनुस्मृति में 4 बातें हैं। पहली, भारत और यहाँ के मनुष्यों को कंगाल बनाना। दूसरी, ब्राह्मणों के वर्चस्व और श्रेष्ठता को बनाए रखना। तीसरी, स्त्री शूद्रों, अति शूद्रों को विद्या से सदा वंचित कर देना। चौथी, आदि निवासियों को सदा गुलाम बनाकर रखना। इसके साथ बहुत सारी बातें हैं। फिर सवाल उठ गया फिर यहां पर जो आदि निवासी, उन्होंने पूछा, शूद्र अतिशूद्र कौन है? शूद्र, अतिशूद्र और स्त्रियों को विद्या प्राप्त करने के अधिकारों से आर्यों ने क्यों सदा वंचित रख दिया? आखिर शूद्र अतिशूद्र स्त्रियों को विद्या से, शिक्षा से क्यों वंचित रखा? आखिर इसका क्या कारण है? तो पेरियार ललई सिंह यादव बड़ी सरलता से जवाब देते हैं। क्या? इस बात को ऐतिहासिक संदर्भ से समझना चाहिए। यूरेशिया से आक्रांता आर्य लूटते, लड़ते, झगड़ते, आक्रमण करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ बढ़ते आई। सिंधु भूमि तक पहुंचने के साथ आर्यों ने देखा कि यहाँ के आदि निवासियों में स्वस्थ, सुखी और जनतांत्रिक जीवन जी रहे हैं, यानी कि सुखी जीवन जी रहे हैं, सुखमय जीवन जी रहे हैं। इस एशियाई भाग में कई प्रकार की ऋतुएं, प्रकृति और संपदा आदि हैं। यहाँ की भूमि उर्वर है। इस स्थिति में आर्यों ने यहीं बसने का मन बना लिया। आर्यों के भारत भूमि पर बसने के विचार का यहाँ के आदि निवासियों ने विरोध किया। आर्य कबीलों के सरदारों ने, भारत भूमि के कबीलाई सरदारों ने कहा कि आप सब अपनी भूमि वापस चले जाइए, अपनी मातृभूमि को स्वस्थ, सुखी, जनतांत्रिक और विकसित मानवता की भूमि बनाइए। इस बात को आक्रांता आर्यों ने मानने से इनकार कर दिया और यहाँ अस्थायी रूप से निवास करने के मन से आर्यों ने यहाँ की जंगल, जल, जमीन और स्त्रियों को हड़पने का अभियान चला दिया। इस स्थिति में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। यहाँ के मूल निवासी हथियारों आदि का जीवन में व्यवहार नहीं करते थे, वहीं आर्य धारदार हथियार, घोड़े आदि का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये उनके पास थे, ये उधर से लेके आए थे। तो ये देवी देवता हथियारों से लैस रहते थे, आज तक लैस हैं और अपने हाथों में कोई न कोई हथियार अवश्य लिए हुए रहते हैं। इस स्थिति के साथ यहाँ के आदि निवासियों का आर्यों ने जंग संहार शुरू कर दिया। इस बात का प्रमाण देखिए कि आज सैंधव सभ्यता की खुदाई में मिलने वाली जो लाशें हैं, आदि निवासियों के घर के अंदर, बाहर और सड़क पर कटी फटी हुई, क्षत विक्षत अवस्था में पड़ी हड्डियां मिलती हैं। घर, नगर के गलियों, मोहल्लों और इससे दूर बाहर सैकड़ों, हजारों लाशों के अवशेष कटे फटे बिखरे हुए हैं। उन पर खंजरों के निशान हैं। साथियों, आपको ये सुनने के बाद लगता होगा कि हमारे कानों में गर्म लोहा पिघला कर डाला जा रहा है, लेकिन ये स्थितियां आपके उस समाज में उस समय बीती है, उनकी आप बीती है जो यहाँ पर ये
आपको पेरियार ललई जी के द्वारा बताया जा रहा है। यह आक्रांता आर्यों द्वारा चलाए गए मूल निवासियों के जनसंहार अभियान की देन और सबूत है। इस जनसंहार युद्धाभियान में आर्यों द्वारा आदि निवासी पकड़ लिए गए। उन्हें गुलाम बनाते हुए शूद्र कहा। जो आदि निवासी उनसे बचकर जंगल में भाग गए वे आज भी आदिवासी हैं, और जो लोग इनके बीच रह गए, वो जो न जंगलों में गए न पूरी तरह से मैदान में रहे, वो आर्यों के आदेश को नहीं मानते थे। उनका आर्यों ने सामाजिक बहिष्कार किया। वे आर्यों के आधिपत्य क्षेत्र में पूरी तरह ना आ सके। उन्हें आर्यों ने चांडाल कहा। यदि आज के दलित हैं अर्थात अतिशूद्र या महाशूद्र, चांडाल अर्थात अतिशूद्र आर्यों ने इन्हें हर प्रकार के मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया। इस प्रकार यहाँ के आदि निवासी 3 भौगोलिक अस्मिताओं के साथ विभाजित हो गए। साथियों, इतनी बड़ी बात जो आपको पेरियार जी ने बताई, शायद है आपको इस तरह आसानी से कोई बता दे या आपको आसानी से कहीं मिल जाए, ऐसा संभव नहीं। तो साथियों, पेरियार जी जो कर गए हमारे बहुजन समाज के साथ यानी ओबीसी एससी समाज के साथ, यह बहुत ही यूं कहिए कि मूल्यवान है। इसकी कीमत हम लोग नहीं चुका सकते। ये पेरियार जी का जो एहसान है हम पर, इसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते। तो साथियों, ये चिंतन आपको करना है कि क्या पेरियार ललई सिंह यादव जी ने जो ये कहा है वास्तव में सच है। इसका आपको निर्धारण करना है, इस पर विचार करना है। और अगर यदि आप इस पर विचार नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि ये पुस्तक साफ साफ संदेश दे रही है कि हमें करना क्या है। तो साथियों, समय न गंवाते हुए पेरियार जी की ये पुस्तक आप मंगाकर पढ़िए और सच्चाई से रूबरू होइए। इसी के साथ विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि अगला एपिसोड आपके सामने जल्द आ रहा है, आप सभी उसे भी जरूर देखें। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।